तो स्वागत है आप सभी का सैंडविच सुपर बैटल में और ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो चलो अब शुरू करते हैं। ग्रीन लैंटर्न वर्सेस हल्क। अब डीसीयू की लैंटर्न सीरीज आने वाली है जहां हमें कई सारे ग्रीन लैंटर्न्स देखने मिल जाएंगे, लेकिन सुपरमैन में हमें गाय गार्डनर एज अ ग्रीन लैंटर्न देखने मिला। इसके पास कोई खास फीट्स तो नहीं है, पर काफी सुपर फैंस को ये कैरेक्टर अच्छा लगा। फिर हल्क आता है और इस ग्रीन मॉन्स्टर के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। गामा एक्सपेरिमेंट की वजह से ब्रूस बैनर को हल्क बनने की एबिलिटी मिली और टाइम के साथ हल्क मार्वल का एक पावर हाउस बन गया। ये एबोमिनेशन से लेकर थॉर और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फेनरिस से लेकर फायर डेमन सर्टर सबसे फाइट कर चुका है। लेकिन हल्क की स्पेशल बात यह है कि जितना ही गुस्सा होता है उतना पावरफुल बन जाता है, और यूनिवर्स में जो ग्रीन लैंटर्न्स होते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक सेक्टर दिए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए एक लैंटर्न दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करते, पर इन सब की पावर्स डिपेंड करती है इनकी पावर रिंग पर, जिसका यूज करके ग्रीन लैंटर्न्स बहुत सी चीजें कर सकते हैं, जैसे सूट जनरेशन, एलियन लैंग्वेज बोलना, स्पेस में वॉर्म होल क्रिएट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अपने मन मर्जी के एनर्जी कंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं। पर ये कंस्ट्रक्शन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि ग्रीन लैंटर्न की विल पावर कितनी ज्यादा अच्छी है। अब हल्क जैसे मॉन्स्टर को बीट करना हर एक लैंटर्न की बस की बात नहीं है। सिर्फ गाय गार्डनर और हैल जॉर्डन ऐसे ग्रीन लैंटर्न्स है जिनकी विल पावर इस लेवल पर है कि हल्क को कंटेन कर सकता है। इसलिए अब इस फाइट का कंक्लूजन पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि लैंटर्न्स की विल पावर कितनी अच्छी है। हल्क दूसरे लैंटर्न्स को बीट कर सकता है क्योंकि उनकी विल पावर लिमिटेड देखने मिल जाती है, लेकिन हैल जॉर्डन और गाय गार्डनर इन दोनों को खुद के लिमिट्स को पुश करना आता है, इसलिए दोनों के जीतने के चांसेस 50-50% है। रॉ पावर वाइज हल्क लैंटर्न्स को टेक डाउन कर सकता है, लेकिन अपने विल पावर और वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज को यूज करके लैंटर्न हल्क को बीट कर सकता है। बस ग्रीन लैंटर्न की विल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। वॉइड वर्सेस गैलेक्टस। अब वॉइड सेंट्री की डार्क पर्सनैलिटी है जिसके पास डार्कनेस मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस और मैटर मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज देखने मिल जाती है। ऊपर से वॉइड इमॉर्टल है, इसलिए अगर ये टेम्परेरी बेस पर मर भी गया तो वापस जिंदा होकर आ जाएगा। वॉइड को मिटाने का सिर्फ एक तरीका है कि बॉब के दिमाग से सेंट्री से रिलेटेड सारी मेमोरीज को मिटा दो। अगर सेंट्री खत्म हो जाएगा तो वॉइड का भी एग्जिस्टेंस अपने आप मिट जाएगा। फिर आता है गैलेक्टस जो डिवॉवर ऑफ वर्ल्ड्स है। वैसे तो इसे ब्लैक विंटर नाम की कॉस्मिक एंटिटी ने बनाया था ताकि गैलेक्टस उसके लिए डिफरेंट यूनिवर्सेस ढूंढे, लेकिन गैलेक्टस के अंदर कभी ना मिटने वाली भूख है, इसलिए इसे अच्छी खासी लाइफ फोर्स वाले प्लैनेट को खाना पड़ता है। अब वैसे तो गैलेक्टस सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स को खाता है, पर सेलेस्टियल के हिसाब से गैलेक्टस की वजह से यूनिवर्स में बैलेंस बना रहता है, और अगर गैलेक्टस किसी वजह से मर गया तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके पास पावर कॉस्मिक है जिसे अपने लिए हेरल्ड बना सकता है और ऐसे एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है जिससे मल्टीप्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब वैसे तो ये दोनों एंटिटीज काफी पावरफुल है, लेकिन जो इनका स्केल ऑफ थ्रेट का लेवल है वो कभी मैच नहीं करता। अगर कॉमिक्स की बात करें तो वॉइड अपने फुल पोटेंशियल पर अभी तक सिर्फ एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया है, वो भी अल्टरनेट यूनिवर्स में, जबकि गैलेक्टस इजीली यूनिवर्सल और कुछ सिचुएशन में मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल करता है। ऐसे ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में वॉइड सिटी लेवल पर देखने मिला, जबकि गैलेक्टस एक ग्लोबल थ्रेट था। इनफैक्ट इस वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर से बचने के लिए रीड रिचर्ड्स प्लैनेट को दूसरे गैलेक्सी में शिफ्ट करने वाला था। तो कंक्लूजन की बात करें तो वॉइड एक साइकोलॉजिकल थ्रेट है, जबकि गैलेक्टस कम से कम ग्लोबल या फिर यूनिवर्सल थ्रेट। जिस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए वॉइड को अपने फुल पोटेंशियल पर जाना होगा, सेम प्लैनेट को खत्म करने के लिए गैलेक्टस का एक पंच काफी है। इसलिए कॉमिक्स में तो गैलेक्टस इजीली वॉइड को अपने पावर कॉस्मिक से डिस्ट्रॉय कर देगा। और रही बात सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो यहाँ गैलेक्टस ने उसकी फुल पोटेंशियल नहीं दिखाई, उसने फैंटास्टिक फोर से फाइट करने का ट्राई भी नहीं किया था, उसे सिर्फ मतलब था फ्रैंकलिन रिचर्ड से। और वॉइड की डार्कनेस मैनिपुलेशन कॉस्मिक एंटिटीज पर काम करती है या नहीं वो भी हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी गैलेक्टस कॉस्मिक हायरार्की में वॉइड से ऊपर आता है, इसलिए एमसीयू में भी गैलेक्टस ज्यादा पावरफुल देखने मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश वर्सेस आयरन मैन मार्क 85। अब फ्लैश की पावर्स तो आप सब जानते हो, ये स्पीड फोर्स का यूज करके लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज भाग सकता है, और ऐसा करने से कई बार रियलिटी भी चेंज हो जाती है। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में सिर्फ सुपरमैन था जो फ्लैश की स्पीड से कीप अप कर सकता था, और फ्लैश की वजह से हमने कई सारे वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है। पर आयरन मैन का मार्क 85 दिखा था एंड गेम में, और ये टोनी का बनाया सबसे एडवांस आर्मर है जो फुल्ली नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है, और टोनी अपने मन मर्जी के वेपन बना सकता है। इनफैक्ट ये इतना ड्यूरेबल है कि इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी भी कुछ सेकंड्स के लिए कंटेन कर सकता है। अब क्योंकि टोनी स्टार्क एक जीनियस है, इसलिए इनकी फाइट दो सिचुएशन में होगी, एक रैंडम बैटल और दूसरी बैटल विद प्रेप टाइम। अब बिना प्रेप टाइम के साथ टोनी स्टार्क का जीतना इम्पॉसिबल है। आयरन मैन जब अपने टारगेट को देख ही नहीं पाएगा तो उस पर अटैक करना तो बहुत दूर की बात है। मार्क 85 फेजिंग प्रूफ है, इसलिए फ्लैश की फेजिंग एबिलिटी यहाँ पर काम नहीं करेगी, लेकिन अगेन मार्क 85 इतना फास्ट नहीं है कि फ्लैश पर अटैक करके उसे बीट कर दे। हो सकता है फ्राइडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्लैश को ट्रैक कर पाए, बट अगेन ना तो टोनी की बॉडी लाइट स्पीड से रिएक्ट कर सकती है और ना ही उसके बनाए आर्मर्स, इसलिए विदाउट प्रेप टोनी यहाँ पर हार जाएगा। पर अगर टोनी स्टार्क को प्रेप टाइम मिल जाए तो चांसेस बढ़ जाते हैं।
आयरन मैन की जीतने की, क्योंकि बैटमैन कई बार फ्लैश को बीट कर चुका है और सेम सिचुएशन टोनी स्टार्क बना सकता है, जैसे एंटी ग्रेविटी या फिर टेलीकिनेसिस बेस्ड डिवाइस बना सकता है जिसे एक्टिवेट करके फ्लैश के पैर जमीन पर नहीं होंगे और वो भाग ही नहीं पाएगा, या फिर एक टाइम डैम्पर बना सकता है जिससे एक स्मॉल रेडियस में टाइम स्लो हो जाए, नहीं तो स्पीड फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ईएमपी ड्रोन्स या फिर काइनेटिक ओवरलोड प्रोजेक्टर जैसी चीजें बना सकता है। इसलिए डिपेंड करता है कि फाइट किस सिचुएशन और एनवायरमेंट में होती है। फ्लैश फास्ट है लेकिन उसे बीट करना भी इम्पॉसिबल नहीं है। बैटमैन वर्सेस स्पाइडरमैन रैंडम एनकाउंटर। अब ये बात तो हम सबको पता है कि अगर ब्रूस वेन को प्रेप टाइम मिल जाए तो वो सुपरमैन और बाकी सारे जस्टिस लीग मेंबर को टेक डाउन कर सकता है, लेकिन बैटमैन ये सब इसलिए कर पाता है क्योंकि उससे हर एक मेंबर की अच्छी खासी जानकारी है। बट सूप जैसे बीइंग्स खुद बैटमैन के सामने होल्ड बैक करते हैं। अगर सूप ने होल्ड बैक करना छोड़ दिया तो शायद बैटमैन प्रेप के बाद भी आज जीत नहीं पाएगा। और सेम कहानी स्पाइडरमैन के साथ है। ब्रूस वेन ने हार्ड ट्रेनिंग करके अपने बॉडी को पीक लेवल पर तो पहुंचा दिया और इसके पास बेटर आर्मर्स, गैजेट्स और वेपन्स देखने मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक रैंडम एनकाउंटर में स्पाइडरमैन यहाँ पर जीत जाएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कैरी करता है जिससे वो कुछ पंचेस मार के आसानी से बैटमैन की बोन्स को क्रश कर सकता है। साथ में स्पाइडरमैन के रिफ्लेक्सेस बैटमैन से ज्यादा अच्छे हैं और स्पाइडर सेंस की वजह से बैटमैन के ज्यादातर अटैक से स्पाइडर बच जाएगा। इसलिए बिना प्रेप के तो बैटमैन यहाँ जीतने नहीं वाला। आयरन मैन मार्क 3 वर्सेस आयरन हार्ट। अब रिरी विलियम्स ने वैसे तो कई सारे आर्मर्स को बनाया, लेकिन इसका जो मार्क 5 है वो काफी स्पेशल था क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और मैजिक का एक कॉम्बिनेशन है। पर आयरन हार्ट का ये आर्मर आर्क रिएक्टर पर काम करता है और वैसे तो इसके अंदर कोई बोलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन ये आर्मर शॉक प्रूफ है। फिर इसके अंदर रिपल्सर्स है और मैजिक से इसने हुड की इनविजिबिलिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया था। और साथ में इस आर्मर से होलोग्राफिक प्रोजेक्शन भी बनाए जा सकते हैं जो ऑलमोस्ट रियल लगता है। अब बात करें मार्क 3 आर्मर की, तो ये टोनी स्टार्क का बना पहला बैटल सूट था जो गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से बना था। अगर स्पेसिफिक होकर बताओ तो 95.5% टाइटेनियम था और 4.5% गोल्ड, जिसकी वजह से आर्मर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। इसने टैंक की मिसाइल के डायरेक्ट हिट और F-22 रैप्टर के कोलिजन से सर्वाइव किया है। मार्क 3 शूटअप करने के लिए हैवी मशीन्स का यूज करना पड़ता है, पर इसके अंदर जार्विस नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने मिल जाता है। वेपन्स के तौर पर इसके अंदर स्मॉल कैलिबर बुलेट्स, मिसाइल्स और रिपल्सर्स है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कौन सा आर्मर ज्यादा पावरफुल है, तो अब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हम किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो मार्क 3 और रिरी विलियम्स के आर्मर की टेक्नोलॉजी में ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। इनफैक्ट जब टोनी स्टार्क ने मार्क 3 बनाया था तब उसने कहा था कि आयरन मैन टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक है और 20 साल तक इसी टेक्नोलॉजी कोई नहीं बना पाएगा, इसलिए रिरी की टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट इक्वल है टोनी स्टार्क से। पर रिरी के आर्मर में जो मैजिक का इंटीग्रेशन है वो उसे थोड़ा एज देता है। अब ऑफ कोर्स रिरी ने मैजिक के नाम पर सिर्फ एक एबिलिटी को यूज किया है, इसलिए अभी के लिए हमें नहीं पता कि ये मैजिक ऑफेंसिव वे में कैसे काम करता है। साथ में टोनी स्टार्क के पास जार्विस है, इसलिए रिरी की होलोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ काम नहीं करेगी। टोनी स्टार्क सिंपली से बाईपास कर सकता है। लेकिन अगर ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज की बात करें तो मार्क 3 ज्यादा बेटर दिखाई देता है। इसके पास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स और फीट्स है जो रिरी का आर्मर लैक करता है। इसलिए ओवरऑल देखें तो मैजिक की वजह से रिरी का आर्मर बेहतर दिखाई देता है, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आयरन मैन के मार्क 3 ने ज्यादा अच्छा काम करके दिखाया है। ये स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, फास्ट होने के साथ वेपनरी की भी कोई कमी नहीं है। जबकि रिरी विलियम्स के आर्मर में भले ही मैजिक है लेकिन अभी वो फीट्स लैक करती है, इसलिए अभी के लिए मार्क 3 ओवरऑल एक बेटर आर्मर बन जाता है। अलोथ वर्सेस सेंट्री। अब अलोथ एक ट्रांस टेम्परल एंटिटी है जो वर्ल्ड जगह का गार्डियन भी है। ये एक स्मोकी मॉन्स्टर है जिसे कई सेंचुरीज पहले हीरो रिमेंस ने यूज किया था एज अ वेपन मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करने के लिए। लेकिन जब कैंग वेरिएंट्स के बीच मल्टीवर्सल वॉर खत्म हो गई उसके बाद अलोथ वर्ल्ड में रहने लग गया और अब जो भी वर्ल्ड में आता है अलोथ उसे खा जाता है। फिर फर्क नहीं पड़ता सामने इंसान है या फिर खुद लिविंग ट्राइब्यूनल का अवतार, अलोथ ने सबको खा रखा है। फिर बात करें सेंट्री की तो इसे ऑक्स ग्रुप के सेंट्री प्रोजेक्ट की वजह से पावर्स मिली है। बेसिक सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ इसके पास टेलीकिनेसिस, बैरियर क्रिएशन और हीट मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी देखने मिल जाती है। इसने तो बिना ट्राई किए थंडरबोल्ट्स को बीट कर दिया था, पर अब अलोथ एक कम्प्लीटली रेयर और डेंजरस कैरेक्टर है। सेंट्री ने आज तक ऐसे मॉन्स्टर से फाइट नहीं किया है। ऊपर से सेंट्री की एबिलिटी अलोथ पर काम नहीं करेगी क्योंकि ये पूरा मॉन्स्टर स्मोक से बना है। बेसिकली अलोथ को थोड़ी देर के लिए न्यूट्रलाइज करने का एक रास्ता है मैजिक को यूज करना, जो सेंट्री को नहीं आता। पर अलोथ एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कॉस्मिक एंटिटीज और रियलिटीज तक को खा जाता है और हो सकता है अपनी 1000 सन्स पावर के साथ सेंट्री अलोथ को इक्वल फाइट दे, लेकिन अभी तक हमने सेंट्री को अलोथ लेवल पर कोई चीज करते हुए नहीं देखा है, इसलिए अलोथ सेंट्री को खा सकता है। सो हाँ, अभी के लिए सेंट्री यहाँ पर हार जाएगा। लेकिन इसी के साथ आज के सारे संडे सुपर बैटल के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो या अपने ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।